आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। सो रियल नंबर डिस्कस करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। रियल नंबर मीन्स ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन, दैट मीन्स एक ग्रुप होता है रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का। उनके ग्रुप को हम बोल देते हैं रियल नंबर। दैट मीन्स आपके रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर। बिकॉज जब आपको रैशनल नंबर ही नहीं पता तो आप रियल नंबर कैसे पता लगा सकोगे। सो हम पहले डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर इन नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू आपके इंटीजर्स है एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और q आपका जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट आपका जीरो नहीं होना चाहिए एंड p और q कोई इंटीजर होने चाहिए। अब आप कहोगे इंटीजर क्या होता है? बेटा इंटीजर जो नंबर लाइन के ऊपर बीच में जीरो होता है, राइट हैंड साइड को +1 +2 +3 ऐसे होता है एंड लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। एक तरफ राइट हैंड साइड को पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। बट क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 2/3। इसमें 2 जो है वो आपका p है एंड q जो है वो आपका 3 है। 4/6 भी आपका इंटीजर है। 2 अगर आप इसको सिर्फ 2 समझ के चलो तो क्या 2 आपका रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। बिकॉज अगर 2 के अपॉन में अगर आप 1 रखते हो तो 1 जो है वो आपका q है, बट q जीरो नहीं है, 1 है। अगर आपका q जीरो होता तो आप कहते कि ये रैशनल नंबर नहीं है। 0/1 जीरो होता है, सो ये भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट q पार्ट आपका जीरो नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। बट अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, 1/0 लिख दूं, तो क्या ये रैशनल नंबर है? नो। 1/0 अगर किसी भी वैल्यू के नीचे जीरो आ जाए दैट मीन्स वो इनफाइनाइट बन जाता है, ये रैशनल नंबर में नहीं आता। बिकॉज रैशनल नंबर की कंडीशन क्या कहती है कि आपका q पार्ट जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे जीरो के इक्वल हो गया, ये जीरो बन गया। नाउ अब आता है इरेशनल नंबर क्या होता है? इन नंबर विच इज नॉट रैशनल। अब सीधी सी बात है, जो बचे कुछ नंबर है जो रैशनल नहीं है वो आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इसमें आप क्या लिखोगे? √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, बट √4 नहीं होगा। वाई? बिकॉज √4 को आप क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई 2। जहां पे आप जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो वो 2 बन जाएगा और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। आपका p पार्ट 2 है एंड 1 जो है वो q के इक्वल है। q जीरो नहीं है। यहां भी आपने ध्यान रखना है आपका डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर है। प्योर क्यू इंटीजर में अगर डिनोमिनेटर पार्ट जीरो नहीं है तो वो रैशनल नंबर है, और जो नंबर रैशनल नहीं है वो बन जाते हैं इरेशनल नंबर। और इन दोनों के कलेक्शन को, जिसमें रैशनल और इरेशनल को एक ग्रुप में लिख दिया जाए, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? इन नंबर मोर देन 2 फैक्टर। अगर किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है तो उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कह देंगे। दैट मीन्स एग्जाम्पल लेके चलते हैं 8 1 से डिवाइड होता है एंड खुद से डिवाइड होता है। इट सेल्फ मीन्स खुद से डिवाइड होना, बट इसके अलावा 2 भी 8 को डिवाइड कर देता है एंड 4 भी 8 को डिवाइड कर देता है। सो 8 क्या है? आपका एक कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। भाई 1 फैक्टर इज 1 एंड अनदर फैक्टर इज 8, बट 2 और 4 2 और फैक्टर है ना, तो आपका ये कंपोजिट नंबर होगा। सेम हम इसी टाइप से 9 का एग्जाम्पल लेते हैं। 9 को 1 डिवाइड करता है, 9 को इटसेल्फ डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 9 को 9 भी डिवाइड करेगा, बट 3 एक ऐसा
वैल्यू है जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। दैट मीन्स 9 भी आपका एक कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इनके जो फैक्टर है मोर देन 2 है। मोर देन 2 मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर होना। अगर 2 से ज्यादा डिजिट्स किसी वैल्यू को डिवाइड कर दे तो वो कंपोजिट नंबर होगा बेटा। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। इन नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हो, 3 की बात नहीं हो रही है बेटा यहाँ पे, ओनली 2 फैक्टर, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। और वो 2 कौन से फैक्टर होंगे? सॉरी, 1 और इटसेल्फ। दैट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ। दैट मीन्स अगर आप वो नंबर आपका या तो 1 से डिवाइड होगा एंड या फिर खुद से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 का, 5 आपका 1 से डिवाइड होता है एंड 5 आपका 5 से डिवाइड होता है। इसके अलावा 5 को कोई वैल्यू डिवाइड नहीं कर सकती। सेकेंड एग्जाम्पल आप 7 का ले लो, 7 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या 7 डिवाइड कर सकता है। ठीक है बेटा। दैट मीन्स ऐसी वैल्यू जो खुद से और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होगी। अब आप कहोगे 1 क्या है ना? 1 आपका ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, बिकॉज ना तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, और ना इसमें 2 फैक्टर है। तो हम इसको किस में काउंट करेंगे भाई? ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ही ये प्राइम नंबर है। ये नोट है जो आपको याद होना चाहिए कि 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। ना तो ये कंपोजिट नंबर है ना ही ये आपका प्राइम नंबर है। अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर की, हर एक कंपोजिट नंबर, NO से मेरा मतलब है बेटा नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, की हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टराइजेशन होगा उस कंपोजिट नंबर का वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब कहता है सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, इसी को आप लिख सकते हो एक कंपोजिट नंबर की। एक कंपोजिट नंबर है, जैसे 15 एक कंपोजिट नंबर है। जब मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए तो पहले मैंने 3 से डिवाइड किया देन 5 से, तो मेरे 2 फैक्टर्स आए हैं आपके 3 एंड 5। आपका 3 क्या है? एक प्राइम नंबर। 5 क्या है? प्राइम नंबर। अगर इन 2 प्राइम नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? एक कंपोजिट नंबर मिल जाता है बेटा। दैट मीन्स जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होता है। अगर मैं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। यही ये थ्योरम कहती है। थ्योरम कहती है कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कहते हैं हमने 120 के प्राइम फैक्टर किए, हमारा 3 टाइम्स 2 आ रहा है एंड 3 से डिवाइड हुआ देन 5 आया। हमने देखा कि 2 क्या है आपका? प्राइम नंबर। 3 क्या है आपका? प्राइम नंबर। एंड 5 भी आपका प्राइम नंबर। और इन सभी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिला? एक कंपोजिट नंबर। वही तो फंडामेंटल थ्योरम कह रही है। फंडामेंटल थ्योरम कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस या फैक्टराइज इज द सेम थिंग, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि वो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। यूनिक से मतलब है बेटा जब आप 15 के प्राइम फैक्टर करोगे तो सिर्फ आपको 2 डिजिट मिले, 3 और 5। बट अगर आपने 120 का किया तो आपको अलग डिजिट मिलेंगे। अगर आप 60 का करोगे तो आपको अलग मिलेंगे, एंड आप 30 का करोगे तो आपको अलग मिलेंगे। हर एक कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, किसी के भी किसी से मैच नहीं होंगे कभी भी। ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है। हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5005, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया। अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि आपको किस वैल्यू से आप डिवाइड करोगे? बेटा आपने 6th और 7th क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं
तो आप उनको याद कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका यूनिट प्लेस पे 5 है तो वैल्यू आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। सो सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया, देन मुझे 1001 मिला। नाउ मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 143 पे गया। अब मुझे पता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अब मैंने 11 से डिवाइड किया, देन 13 से, बिकॉज 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 1 से या खुद से ही डिवाइड होगा। सो मैंने इसको 13 से डिवाइड किया। बट अगर मैं ये वैल्यूज देखूं तो ये तीनों वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और इन चारों वैल्यू प्राइम नंबर्स हैं। इन चारों वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है, एक कंपोजिट नंबर हमें मिल रहा है। फंडामेंटल थ्योरम यही तो कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर किसी के फैक्टराइजेशन करो और उन प्राइम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको एक कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम यही कहती है। और हर एक वैल्यू का फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अगर आपने 5005 का फैक्टराइजेशन किया तो आपको ये मिला, बट अगर आप 7429 का फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको ये डिजिट्स मिलते हैं, जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यही कहती है फंडामेंटल थ्योरम आपकी। अब हमने इसको सबसे पहले देखा, डिविजिबिलिटी रूल आपका 2 का भी नहीं है, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। हमने 13 तक चेक किया, देन 17 पे मेरा गया, एंड 19 पे, एंड 23 पे, एंड 17, 19 एंड 23 तीनों मेरे प्राइम वैल्यू हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और तीनों प्राइम नंबर को आप प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एक कंपोजिट नंबर मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन कहता है कि चेक करके बताओ कि 6 की पावर n, n आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, कि अगर आप 6 की पावर n लेते हो, कोई भी नेचुरल नंबर लेते हो, तो उसका यूनिट प्लेस, दैट मीन्स एंड विद डिजिट, मतलब आखिरी अक्षर, यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है बेटा, बट आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 0 किसके लास्ट में आता है, किसका एंड, कौन से डिजिट होते हैं जो 0 से एंड होते हैं। सो मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रही हूँ कौन से ऐसी वैल्यूज होती है जो आपकी 0 से एंड होती है। बेटा मैंने एग्जाम्पल लिया 20 का, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ये एंड में 0 है। मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 2 एंड 5। नेक्स्ट मैंने लिया 150, मैंने इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 5 से, एंड देन 5 से। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिसके भी लास्ट में 0 आता है और अगर उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका 2 और 5 फैक्टर जरूर होगा। आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो, अगर किसी वैल्यू का यूनिट प्लेस 0 है तो उसके फैक्टर 2 और 5 तो जरूर होंगे ही होंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट आपको 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में भी आपका 6 का फैक्टर 2 और 5 होना जरूरी है, अगर उसका आखिरी अक्षर 0 आ रहा है तो। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं, इफ 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विद द डिजिट 0। मैंने मान लिया कि 6 की पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर है जिसको हम अप्लाई करने के बाद मेरा यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, आखिरी अक्षर 0 आ रहा है, देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5। तो ये 6 की पावर n ऐसी होगी जो कि 2 और 5 से डिवाइड हो जाए। दैट मीन्स 2 और 5 जो होंगे वो फैक्टर होंगे, फैक्टर होने चाहिए भाई, फैक्टर होंगे तभी तो आपका लास्ट में 0 आएगा। अभी मैंने इस एग्जाम्पल से क्या बताया कि लास्ट में 0, यूनिट प्लेस 0 या एंड विद डिजिट 0 उसके होगा जिसके फैक्टर 2 और 5 दोनों होंगे। अगर दोनों में से एक भी फैक्टर नहीं मिला तो उसका यूनिट प्लेस 0 नहीं हो सकता, उसका एंड विद डिजिट 0 नहीं हो सकता, आखिरी अक्षर 0 नहीं हो सकता। बट वी नो दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n, बट मुझे पता है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर करूंगी
तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 एंड 3। भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है ना 6, 5 तो नहीं होता, बट नॉट 5। 2 तो मिल गया मुझे, लास्ट में 0 लाने के लिए 2 और 5 चाहिए होता है, बट 5 तो नहीं मिला। दैट मीन्स 5 नहीं, आपके पास 5 नहीं है ना, तो आप क्या कह सकते हो, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये डेफिनेशन है फंडामेंटल थ्योरम की, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, कि अगर हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो अलग होगा, यूनिक होगा, डिफरेंट होगा किसी दूसरे नंबर से। इसलिए 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। 6 की पावर कुछ भी ले लो, वो 0 से एंड कभी नहीं होगी, बिकॉज 6 के सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 एंड 3, 5 नहीं आ रहा। अगर इसमें आपका 5 और आ जाता तो आप कह सकते थे कि भाई जो 6 की पावर n है वो आपका 0 से एंड होगा, बट ओनली 2 इसका फैक्टर है, जो कि हमारी कंडीशन के लिए चाहिए होता है 2 एंड 5 दोनों। अगर ये दोनों इसके फैक्टर होते, दोनों इसके डिविजिबल होते, तो आप कह सकते थे कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0, कि 6 की पावर n का लगाएंगे तो आखिरी अक्षर 0 आएगा, यूनिट प्लेस 0 आएगा, बट उस कंडीशन को ये पूरा नहीं करता। हम फिर से एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन कहता है 6 की पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, कि 6 की पावर n आप कुछ भी रखो उसका आखिरी अक्षर 0 ही होगा। सोल्यूशन लेके चले, हमने क्या कहा, सेम वही क्वेश्चन वाली बात मैंने रिपीट की, 6 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई, अगर उसका आखिरी अक्षर 0 है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे, उसके डिविजिबल होंगे, बट 6 के डिविजिबल 2 और 3 है, 2 और 5 नहीं है। इसलिए 6 कैन नेवर एंड विद 0, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि हर एक नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो अलग है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है, 20 का अलग है, 150 का अलग है। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में 4 टू द पावर n मिल जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपने क्या करना है, सेम टू सेम आपने लिखना है। 4 का भी डिविजिबल 2 और 5 होने चाहिए फैक्टर 4 के भी, तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। बट हमें पता है कि वी नो दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ, मान लो यहाँ 4 है, 4 टू द पावर n, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 2, 5 तो फिर भी नहीं होगा। सो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, स्टेटमेंट लिखनी है फंडामेंटल थ्योरम की, कि हर एक उसका हर एक प्राइम नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, सेम फंडामेंटल थ्योरम। एंड आप लिख दोगे 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। आपको 4, 6 कोई भी वैल्यू आपको दे और जिसके फैक्टर 2 और 5 ना आए, आप उसको सीधा सा लिख सकते हो कि उसका यूनिट प्लेस वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। रियल नंबर सेकेंड क्वेश्चन, 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले आपको रियल नंबर का बेसिक रूल पता होना चाहिए। रियल नंबर 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट है ये, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये आपका रूल है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर आप 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब उन दोनों की गुना करोगे, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली उन 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। अब हम एक क्वेश्चन लेके एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड कैसे हम एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को वेरीफाई करेंगे। आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है इसमें से, जिसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करना होता है। आपको क्वेश्चन गिवन है 336, आपने इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, बट ध्यान रहे कि सबसे पहले आपने फैक्टर वो लेना है जो सबसे छोटा हो। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 लेते। मैंने 2 से डिवाइड किया 168 आया, देन मैंने फिर से 2 से डिवाइड किया 84, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 84 का यूनिट प्लेस 8 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है
तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड किया 42, फिर से 2 से डिवाइड किया 21, बट 21 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसका यूनिट प्लेस 1 है। सीधा हमारे दिमाग में बात आएगी। अब मैंने क्या देखना है, मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है 21, 3 7 जा 7 एक प्राइम नंबर है जो किसी से डिवाइड नहीं होगा, या तो खुद से होगा या 1 से। तो मैंने 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 जा 7। दैट मीन्स जो मेरे 336 के जो फैक्टर्स बने वो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 जो है वो मेरा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 3 की पावर मैंने 1 लिखा है, 1 दैट मीन्स एक टाइम है। आप अगर आप 1 के प्लेस पे खाली 3 भी लिखोगे तो सेम बात है, 3 की पावर 1 एंड 3 इज द सेम थिंग। एंड 7 को मैंने 7 की पावर 1 लिखा। ऐसे ही मैंने 54 के फैक्टर करे। मुझे 54 का यूनिट प्लेस 4 नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन 27 आया, 27 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसके यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर नहीं है। तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 आ गया। फिर से मैंने 3 से डिवाइड किया एंड फिर मैंने 3 से डिवाइड किया। दैट मीन्स अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो देखो 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 मेरा 1 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 3 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 3, बट 7 मेरा आ ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, 7 की पावर 0 लिख दिया ताकि जब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो हमसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, और समझने में आसानी हो। तो 7 की पावर 0 का मतलब होता है बेटा 0 1, किसी की भी पावर 0 हो दैट मीन्स वो 1 के इक्वल है। 7 की पावर 0 दैट मीन्स यहाँ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी या 54 में 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कुछ फर्क थोड़ा ही पड़ना है भाई। 54 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 54 ही रहना है ना। अब आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है बेटा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है बेटा। दैट मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग हाईएस्ट पावर, इन दोनों में 2 की जो बड़ी पावर है, 2 की दोनों में जिस पे बड़ी पावर है, तो 2 की पावर 4 बड़ा है भाई। 2 की पावर 1 से तो 2 की पावर 4 बड़ा है ना आपका, तो आपने 2 की पावर 4 लिख देना है। देन 3 की पावर देखेंगे, 3 की पावर 3 बड़ा है, मैंने 3 की पावर 3 लिखा। ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, ये ध्यान रखना है। एंड 7 की पावर यहाँ 1 है, 7 की पावर 0, तो कौन सा बड़ा हुआ भाई, 7 की पावर 1 बड़ा हुआ ना, बिकॉज ये तो 0 है, ठीक है। तो मैंने 7 की पावर 1, जब मैं इन सब का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो 3024 मेरा एलसीएम आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एक ऐसा अक्षर जो सबसे बड़ा है, जो दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कि एक सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर 6 इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करे, 6 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये है एचसीएफ का मीन्स। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स ये सबसे छोटी वैल्यू है जिसको ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर देगी। 336 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा एंड 54 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये वैल्यू सबसे छोटी है जिसको ये दोनों वैल्यू डिवाइड कर देगी। बेटा एलसीएम और एचसीएफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखो तो। एचसीएफ जो होता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दैट मीन्स इन दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन ऐसा डिजिट है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। एंड एलसीएम का मतलब इन दोनों का कौन सा, इन दोनों को कौन सी कॉमन यूनिट ऐसी है या कॉमन डिजिट ऐसा है जो जिनको ये दोनों वैल्यू डिवाइड करे, ये वाली वैल्यू भी डिवाइड करे एंड ये वाली वैल्यू भी डिवाइड करे। तो 3024 एक ऐसी वैल्यू है जिसको ये भी वैल्यू डिवाइड करेगी पूरे तरीके से एंड 54 भी। एंड एचसीएफ मीन्स 6 जो है वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 सबसे बड़ी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। सो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होता है क्वेश्चन में, कैसे एलसीएम देखा और बस सबसे छोटा मतलब लीस्ट हो रहा है तो सबसे छोटी पावर हमने लिखनी है। सबसे छोटी पावर नहीं लिखनी बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर।
जो इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, जो दोनों सबसे बड़ा है, दोनों में कॉमन है 3 और 2, 3 और 2, इससे ज्यादा कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, बाकी सब अलग है। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं HCF। HCF में क्या होता है, आपको लोवेस्ट, टेकिंग लोवेस्ट पावर, आपने इन दोनों की छोटी पावर लेनी है। दोनों में से जो छोटी पावर लोगे उसको आप यहां लिखो। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3। तो इन दोनों में से तो ऑब्वियसली 2 की पावर 1 सबसे छोटी है। इन दोनों की बातें हो रही है। अब बात होगी 3 की। 3 में 3 की पावर 1 मेरी सबसे छोटी है, 7 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0। तो 7 की पावर 0 मेरी दोनों में से छोटी पावर है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरा 6 HCF आ गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि मैंने ये सब जो किया है क्या वो सही है। क्वेश्चन में आपका वेरीफाई करना आएगा, आपने उसको वेरीफाई करके दिखाना है। आप कैसे वेरीफाई करोगे, आपने क्या करना है, एलसीएम, दैट मीन्स एलसीएम मेरा क्या आया, दिस वैल्यू, एंड HCF मेरा 6 आया, मैंने 6 मल्टीप्लाई किया इसमें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब मेरे पास कौन से 2 नंबर है जो प्रोडक्ट के रूप में गिवन है, ये 2 नंबर्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है। मैंने इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये वैल्यू मिली, एंड मैंने इन दोनों HCF और LCM का मल्टीप्लाई किया, सॉरी LCM एंड HCF का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये वैल्यू मिली। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है। दैट मीन्स आपने जो LCM और HCF निकाला है वो वेरीफाई हो चुका है कि वो बिल्कुल करेक्ट है। 4th क्वेश्चन के लिए फिर से आपको रूल पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जो होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है बेटा, इसी रूल का यूज करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहता है इफ HCF 2 नंबर्स आपको गिवन है 306 एंड 657 का HCF आपको गिवन है 9 एंड आपने LCM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट हार्ड वर्क वाले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर देंगे, आपने वो नहीं करना है। आपने देखना है कि आप इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इजिली इसका LCM फाइंड कर सकते हो। आप इसमें वैल्यू पुट करो, मैंने लिखा LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मुझे HCF ऑलरेडी गिवन है, मैंने लिखा HCF 306, 657 मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू कौन सी 2 वैल्यूज का, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर को लिखा मैंने। अभी मुझे यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके अपना समय वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आप लास्ट में इसको एक बार सॉल्व करके मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। मुझे HCF इन दोनों नंबर का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि मैंने अंडरलाइन किया है। आपको HCF फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपने ये HCF एज इट इज यहाँ से उठाया, यहाँ पुट किया, मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ दीज 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आपने क्या करना है, LCM को आप इधर एज इट इज रहने दो, और ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो यहाँ इनके नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसको डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर्स को। अब 9 जो है वो 306 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा, डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी वैल्यू के सारे डिजिट्स को ऐड किया जाए और उनका सम 9 आ जाए, दैट मीन्स वो वैल्यू 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैंने देखा 6 + 3 मेरा 9 बन रहा है, तो जब 9 इनका सम आ रहा है तो ऑब्वियसली 9 को 9 डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ इसको डिवाइड कराया, कैंसिल आउट हो गया, 34 मल्टीप्लाई बाई 657। जब इन दोनों वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे LCM मिल जाएगा। हमें LCM प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है। कुछ एक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको HCF के प्लेस पे LCM गिवन होगा। आपने सिंपली क्या करना है, LCM की वैल्यू पुट कर देनी है एंड HCF आपका इनके नीचे चला जाएगा। और जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई से वो इधर इसके नीचे डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। वो इन 2 वैल्यूज को डिवाइड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को डिवाइड करेगा, देन आपको HCF मिल जाएगा। बट अगर आपको LCM गिवन है तो HCF गिवन है तो LCM मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप, चाहे आपको LCM गिवन है चाहे आपको HCF गिवन है, आप
दोनों चीज़ों में से कुछ भी निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो HCF है वो आपको इज इक्वल टू, जब आप क्रॉस कराओगे तो यहाँ डिवाइड की पोजीशन में आएगा, वो इन दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को डिवाइड करेगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हम 3 डिजिट्स का HCF और LCM फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा सबसे पहले हमने तीनों डिजिट को लिख लेना है, 30, 72 एंड 432। मैंने देखा 3 के पीछे 0 है, सिंपल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी का भी यूनिट प्लेस 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो गया। देन आप ध्यान से देखो, 5 और 1, 5 + 1 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर दोनों डिजिट, अगर पूरी वैल्यू को हम ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो 3 का डिविजिबल है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, वैसे तो आप सिंपली पता लग जाएगा आपको कि 3 5 से 15 होता है, बट कुछ वैल्यू आपकी इतनी बड़ी होंगी कि आप उनमें सीधा डिवाइड नहीं कर सकते, आपको उनमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना ही होगा। तो जस्ट फॉर नॉलेज, देन मैंने 5 से डिवाइड किया। इसी टाइप से मैंने 72 के फैक्टर्स किए, जिसमें 72 के फैक्टर्स 2 2 2 एंड 3 3। नेक्स्ट मैंने 432 के फैक्टर किए। सबसे पहले 2 पे गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। देन फिर से 2 से 2 1 ज़ा 2, फिर नहीं जाने की 0, देन 2 8 ज़ा 16, देन फिर से 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन फिर से 2 से, बिकॉज इन सब का यूनिट प्लेस इवन नंबर आ रहा है, सो ये जब तक इवन नंबर आएगा तब तक 2 से ही डिवाइड होगा। एंड जब आपका 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए, देन आप समझ लेना कि ये किससे डिवाइड होगा आपका। डिविजिबिलिटी रूल देखो, सोचो, दिमाग में लाओ एंड अप्लाई करो। देन यहाँ देखो 54, देन 27 हमें वैसे तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मेरा 3 से डिवाइड होगा, बट अगर 27 की जगह कोई बड़ी वैल्यू मिल जाती, 72 मिल जाता, सॉरी 72 तो आपका 2 से डिवाइड हो जाता, ये कोई बड़ी वैल्यू होती तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना होता 3 का, बट मैंने यहाँ 3 से किया, देन फिर से 3 से, एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से मैंने तीनों वैल्यूज के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, जहाँ पे मेरे 30 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। सेम 72 के फैक्टर्स जो आ रहे हैं 2 की पावर 3, बिकॉज 2 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 3 की पावर 2, 3 मेरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 5 तो इसमें है ही नहीं, तो मैं उसमें क्या करूंगी, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई करना। बेटा अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई डिजिट पे फर्क थोड़ा ही पड़ना है भाई। 72 में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जब मैं क्वेश्चन करूं तो मुझसे कोई गलती ना हो। देन मैंने 432 के फैक्टर्स लिखे। 2 मेरा 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4, 3 मेरा 1 2 3 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 की पावर 3। यहाँ पे भी आपका 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिखो। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मेरे जो फैक्टर्स में जब मैं LCM और HCF निकालूं तो मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख के सबसे छोटी पावर वाले मत लिख देना। यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल। ये सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जिसको ये तीनों वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। ठीक है बेटा, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को याद रखने का तरीका, इसमें आपने सबसे बड़ी पावर लिखनी है। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है तीनों में, 2 की पावर 4। यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3 है ऑब्वियसली। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 की पावर 0 लिखा, ताकि जब मैं 5 की पावर लूँ तो इसको इग्नोर ना करूँ, मैं 5 की पावर 1 को सबसे बड़ा लिखूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया, 2160 मेरा LCM आ गया। ठीक है बेटा, अब हम फाइंड करते हैं HCF। HCF में हमें क्या करना है, बच्चे उल्टा कराते हैं, HCF में हाईएस्ट पावर और LCM में स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, L को लीस्ट समझ के स्मॉल कराते हैं, H को हाईएस्ट समझ के हाईएस्ट पावर लिखाते हैं। इसमें आपको
फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर लिखनी है, जिसकी भी पावर सबसे कम होगी वो आप लिखोगे। 2 की पावर 1 सबसे कम है तीनों में, यहाँ पे 3 की पावर 1 सबसे कम है, और यहाँ सबसे कम कौन है, 5 की पावर 1 या 0। ऑब्वियसली बेटा 5 की पावर 0 जो होगी वो 5 की पावर 1 से कम होगी, क्योंकि 5 की पावर 0 1 होती है एंड 5 की पावर 1 5 होती है। तो मैंने 5 की पावर 0 लिखा, बिकॉज हमें क्या लिखना है, छोटी पावर वाला लिखना है जिसकी पावर कम हो। ठीक है बेटा, 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, आप ये समझ के चलो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मेरा 6 आ गया, मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकल के आ गया। अगर आपने इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो एंड इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, आपके ये इक्वल आएंगे। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन करना है आपने ये वैल्यू एंड ये वैल्यू जो है वो दोनों एक कंपोजिट नंबर है बेटे। अब आपने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे वैल्यू से भी डिवाइड हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर। जिन वैल्यूज के फैक्टर जो 2 से ज्यादा हो उनको हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। हम स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को हम कंपोजिट प्रूव करेंगे, देन इसके सेकंड पार्ट को हम कंपोजिट प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट को मैंने एज इट इज लिखा, मुझे यहाँ नजर आ रहा है 13 एंड यहाँ पे भी 13, तो मैं 13 दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ आपका, बिकॉज ये दोनों, ये वाली पूरी वैल्यू एक पार्ट है, पूरी एक पार्ट में इंक्लूड की जाएगी एंड बीच में प्लस का साइन है, ये 13 आपका अलग पार्ट है। तो आपने क्या किया, इन 2 पार्ट्स में से आपने 13 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आपका 7 बचा, ये 11 एज इट इज आ गया। 13 आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस आपका एज इट इज, इस 13 को भी आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 13 बाहर आ गया प्लस 1 बचा यहाँ पे आपका। अब आप देखोगे 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77, और 11 77 मल्टीप्लाई बाई 1 77 ही होगा, प्लस 1 मैंने प्लस 1 एज इट इज लिखा, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाई 78। दैट मीन्स अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों नंबर कुछ भी वैल्यू हो, वो एक तो 13 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, दूसरा 17 से 78 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, तीसरा 1 से और खुद से तो होंगे ही होगा। तो हमने क्या प्रूव करना था, इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना था। जब ये ऑलरेडी 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपोजिट नंबर है बेटा। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो गया वो कंपोजिट नंबर है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से, वो तो होगा ही, बट इसके अलावा वो वैल्यू आपकी 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, 78 से भी। ठीक है, बिकॉज ये दोनों क्या है, क्योंकि उन दोनों का ही प्रोडक्ट करके वो वैल्यू आएगी। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। सेम ये वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको भी हम कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। मैंने सेम टू सेम सारे वैल्यूज लिखी, देन मुझे पता है कि आपका 5 ये वाली आपकी पूरी एक टर्म मानी जाएगी, जो प्लस के इस साइड है, ये वाली साइड वो एक टर्म है एंड प्लस 5 आपकी सेकेंड टर्म है, बिकॉज टर्म को डिफाइन किया गया है, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है एंड ये प्लस 5 है। आप दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने का मतलब है बेटा वो चीज़ कॉमन ली जाती है जो दोनों के पास होती है। अब 5 इस वाली के टर्म के पास भी है, इस पूरे टर्म के पास भी आपका 5 है, यहाँ 5। मैंने इस 5 को बाहर कॉमन ले लिया, आपने 7 एज इट इज ब्रैकेट में लिखा, 6 को एज इट इज, 5 आपने कॉमन ले लिया तो उसका 1 बन गया, 4 को एज इट इज लिखा, 3 को एज इट इज, 2 को एज इट इज एंड 1 को एज इट इज, एंड 5 आपने कॉमन ले लिया तो 5 की प्लेस पे क्या बन गया आपका 1। और आपने इन वैल्यूज को 1 तो आपका मल्टीप्लाई करने पे कुछ किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आनी है, तो 1 को आप मत लिखो। 7 मल्टीप्लाई बाई 6, 4, 3, 2, 1, दैट मीन्स जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें ये सब फैक्टर्स होंगे, ऑब्वियसली 5 तो होगा ही होगा, वो वैल्यू खुद एंड 1, 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 5 भी उसका एक कॉमन फैक्टर होगा जो उस वैल्यू को डिवाइड करेगा। सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि बेटा अगर किसी वैल्यू के
2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। 5 इसमें कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स 5 एक फैक्टर है उसका। ठीक है बेटा, तो सो दिस इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन कहता है कि पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी और क्यू आपके पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट पी इज इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू एंड क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, देन पी एंड क्यू आपके क्या है, प्राइम नंबर्स है बेटा। सो आपने एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों पी क्यू का एंड एचसीएफ फाइंड करना है। आप क्या करते हो, पी और क्यू देखा एंड कंफ्यूज हो जाते हो। भाई एलसीएम और एचसीएफ का तरीका तो वही रहेगा, पी और क्यू आने से तरीका थोड़ा ही चेंज हो जाता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने लिखा पी, पी की पावर 3, दैट मीन्स पी आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर 1 लिख दिया, क्यू की पावर 1, क्योंकि क्यू और क्यू की पावर 1 लिखना सेम बात है। सेम मैंने क्यू के फैक्टर्स किए। अब ये होल पावर है तो आप क्या लिख सकते हो, पी का स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, होल पावर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या दे दी, कुछ नहीं दिया बेटा। होल पावर को आप ओपन कर लो, पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालो एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो पी की कौन सी पावर बड़ी है, पी की पावर 3 बड़ी है दोनों में से। सेम क्यू की कौन सी पावर बड़ी है, क्यू की पावर 2 बड़ी है इन दोनों में से। देन आपका पी की पावर 3 एंड क्यू स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। आपने ये ऑप्शन टिक करना है। बट कई बार एग्जामिनर एलसीएम की जगह पे आपको एचसीएफ भी दे सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इन दोनों में पी की छोटी पावर क्या है, पी की पावर 2 और क्यू की छोटी पावर क्यू की पावर 1, दैट मीन्स पी स्क्वायर क्यू आपका एचसीएफ आ जाएगा। और अगर आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, तो आपने पावर्स देख के यहाँ पे पी क्यू के प्लेस पे अगर ए बी सी कुछ भी दे, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपने सिंपली अपना वही मेथड यूज करना है कि आपने एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर है वो लेनी है एंड एचसीएफ में जो सबसे छोटी पावर्स होगी वो आपने लेनी है। इस वीडियो में हम 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आपको एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो मेरा 2 होता है, बिकॉज 2 जो है या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है बेटा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है। अब आती है बात स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो मेरा 4 है, बिकॉज 4 मेरा 1 और खुद के अलावा 2 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 4 के 3 मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है बेटा, और कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स हो। तो 4 को 1 डिवाइड करता है एंड इट सेल्फ डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 4 को 4 डिवाइड करेगा। इसके अलावा 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी उसका फैक्टर है। सो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 की पावर 2। अब एचसीएफ क्या होता है बेटा, दोनों में से 2 की जो छोटी पावर है उसको आप एचसीएफ मानेंगे, दैट मीन्स 2 की पावर 1 लेंगे। एलसीएम पूछा जाता तो आप क्या करते, 2 की पावर 2 लेते, दैट मीन्स 4 मेरा एलसीएम होता। बट इसने पूछा है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होगा मेरा 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2 मेरा आंसर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपको एक वैल्यू दी हुई है और ये पूछा हुआ है कि बताओ क्या ये वैल्यू कंपोजिट नंबर है, यस या नो। 9 से मतलब कंपोजिट नंबर, NO डॉट से मतलब है मेरा नंबर। नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चा सोचता है कि मैं इसको कैसे डिवाइड, आपने डिवाइड नहीं करना है बेटा, आपने सीधा इस पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है।
एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर यूनिट प्लेस आपका 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, बट इस वैल्यू का यूनिट प्लेस मेरा 5 है, दैट मीन्स वो 5 की डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन है उसको पूरा करता है कि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है। तो यूनिट प्लेस पे 5 है तो हमने क्या करना है, सो बाय डिविजिबिलिटी रूल हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 के और खुद के अलावा 5 से भी डिवाइड हो सकती है। सो ऑब्वियसली ये कंपोजिट नंबर होगी ना, बिकॉज ये 1 और खुद के अलावा 5 से और डिवाइड हो रही है, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ये पूरी वैल्यू जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, वही हमसे पूछा गया था। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन कितना ही बड़े टर्म में दिया हो, आपने सिर्फ उस पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है एंड देन बता देना है कि वो वैल्यू आपकी कंपोजिट नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर या फिर आपने ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। क्वेश्चन कहता है कि आपने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है या लार्जेस्ट, एक ही बात है बेटा, दैट मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका, डिवाइड 70 एंड 125, जिसको लिविंग रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर क्या देते हैं 5 एंड 8। तो आपने जब भी लिविंग रिमाइंडर आपको लिखा हुआ मिले, आपने सिंपली क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू में से 5 फर्स्ट वैल्यू माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 70 में से 5 एंड 125 में से 8। उल्टा नहीं करना है, अगर आपने उल्टा किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, बिकॉज 70 जो रिमाइंडर लीव कर रहा है वो 5 कर रहा है एंड 125 जो रिमाइंडर लीव कर रहा है वो 8 कर रहा है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, 70 में से 5 गया 65 एंड 125 में से 8 गया 170। अभी हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मुझे पता है 65 मेरा 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जा रहा, देन 5 से मैंने ट्राई किया, 5 1 5, 5 3 15। 13 मेरा एक प्राइम नंबर है जो या खुद से ही डिवाइड होगा, सो 13 1 13। सेम मैंने 117 को पहले 3 से डिवाइड किया, बिकॉज आपने इसको डिविजिबिलिटी रूल देखना है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 मेरा 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर इन तीनों वैल्यूज का सम करने पे वो 3 से डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से मैंने डिवाइड किया 39 आ गया, 3 और 9 मेरा 12, तो 39 भी मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब आ गया मेरा 13। अब 13 मेरा एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा, 13 1 13। अब 65 के फैक्टर आए, अब इसमें 3 नहीं है, हमने इसको सही तरीके से लिखने के लिए क्या किया, बिकॉज इसमें 3 बन रहा है फैक्टर्स एंड 13 आ रहा है, इसमें 5 और 13 आ रहा है। मैंने सबसे पहला छोटा फैक्टर जो है 3 की पावर 0 लिख लिया, बिकॉज हमारा यहाँ पे 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 की पावर 0 का मतलब है 1। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा 65 में। 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 को मैंने 5 की पावर 1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1, इस 13 की पावर 1 लिखा। नाउ मैंने 117 को 3 की पावर 2, तो मैंने 3 की पावर 2 लिखा, इसमें 5 नहीं है, सो मैं 5 की पावर 0 लिख देती हूँ। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 0 का मतलब होता है बेटा 1, और अगर आप इस वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे 5 की पावर 0 देन मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1। अब HCF क्या होता है, HCF में हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पावर वाली वैल्यू लेनी होती है। जैसे इन दोनों में से 3 की कौन सी पावर स्मॉलेस्ट है, 3 की पावर 0, भाई 3 की पावर 2 तो बड़ी होगा ना, तो 3 की पावर 0, इन दोनों में 5 की पावर 0 एंड यहाँ पे 13 की पावर 1, ठीक है। 3 की पावर 0 मेरा 1 के इक्वल होता है, 3 की पावर 0 मेरा 1 के इक्वल होता है एंड 13 मेरा HCF आ गया। ये आपको जस्ट समझाने के लिए है। कई बार बच्चा इस स्टेप को छोड़ देता है, इसको नहीं लिखता है, तो उससे होता क्या है कि आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। सो इससे मिस्टेक होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज हर चीज आपकी क्लियरली आपको समझ में आ रही होती है। सो 13 मेरा HCF आ गया। अच्छा, इस टाइप से आपको 3 वैल्यूज भी दे सकता है एंड आपने तीनों वैल्यू का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। उसमें आपको क्या मिलेगा, एक वैल्यू और गिवन होगी। सो वैल्यू गिवन है तो ऑब्वियसली उसका रिमाइंडर भी गिवन होगा, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड वैल्यू में से सेकंड रिमाइंडर,
एंड यहाँ पे अगर कोई थर्ड वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे थर्ड रिमाइंडर आपको जरूर मिलेगा। आप थर्ड में से थर्ड रिमाइंडर माइनस कर दोगे। देन सेम प्रोसेस आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड एचसीएफ निकालना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा गया है तो देन आप एचसीएफ निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आपने लार्जेस्ट नंबर निकालना है, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट बेटा सेम ही बात है, विच डिवाइड्स 248 एंड 1032 लिविंग रिमाइंडर 8 इन ईच केस। अच्छा बेटा, जब भी आपको लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस, दैट मीन्स आपके पास दो केस आए एंड दोनों केस में आपको क्या रिमाइंडर मिला 8, तो आपने दोनों में से 8 माइनस करना है। अगर आपको अलग अलग रिमाइंडर मिले तो आपने अलग अलग माइनस करना है, बट आपको कहता है कि दोनों के केस में रिमाइंडर सेम आया इन ईच केस, देन आपने क्या करना है 249 में से आपने 8 माइनस किया एंड इसमें से आपने 1032 में से आपने 8 माइनस किया, तो आपकी ये दो वैल्यू आ गई। अब आपने इन दोनों वैल्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। आपने 2 से किया बिकॉज 0 आ रहा है, 2 से हो जाएगा, 2 से देन 2 से देन 3 से देन 5 से। आपका कैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12, 0 आपकी एज इट इज, 2 3 6, 0 आपकी एज इट इज, 2 1 2, 2 5 10। देन आपको पता है कि 15 मेरा 2 से नहीं जाएगा, 5 + 1 6 बन रहा है एडिशन, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा मेरा, बिकॉज 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर नंबर को ऐड करें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड। 15 तो आपको वैसा ही नजर आ रहा है कि आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15 एंड 5 1 5, बिकॉज 5 आपका एक प्राइम नंबर है, वो या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से, तो मैंने 5 1 5 किया। देन 240 के फैक्टर बने 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 लिखा। नाउ मेरे पास है 1024। 1024 में मुझे यहाँ 4 नजर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 पे गया। देन फिर 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 1 यहां से बचेगा, 2 6 12। देन फिर से 2 से जाएगा, बिकॉज यहाँ 6 मेरा इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली बेटा मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 6, 2 8 16, 2 8 16, बिकॉज 5 में से 4 जाएगा, 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। देन फिर से 2 से 64 आया, फिर से 2 से, और ये एट लास्ट तक आपका 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। दैट मीन्स 2 जो है वो 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 आपका 10 बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 10, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे 3 की पावर 0, 5 भी आपका इसमें नहीं है, 5 की पावर 0। देन आपने क्या करना है, एचसीएफ में आपको पता है स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी होती है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 एंड 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के। 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होती है बेटा 16। अगर 2 को आप 4 टाइम्स लिखोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 मिलेगा। सो 16 आपका एचसीएफ है, जो कि इसका आंसर है। हमें बस ध्यान रखना है कि ईच केस, जिस भी आप क्वेश्चन में आपको लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस मिलेगा, तो आपने जितनी भी वैल्यूज गिवन है, अगर आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन दे तो तीनों में से आपने 8 माइनस करना होता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 वैल्यू गिवन है, तो आप दोनों में से 8 माइनस करोगे, देन प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देन आपने उनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट नंबर में एंड लार्जेस्ट नंबर में आपने एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में आपने क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट पावर जो होगी वो आप लिखोगे, आपने उल्टा नहीं करना है, एलसीएम नहीं निकालना है इसका। एलसीएम में आप सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, बट एचसीएफ में दोनों में से जो पावर स्मॉल है वो आपने लिखनी है यहाँ, देन वी गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 2 × 5 की पावर n + 6 की पावर n ऑलवेज एंड विद, किससे एंड होगा। आपने बताना है कि अगर
5 की पावर n और 6 की पावर n ले लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा वो किससे एंड होगा? ठीक है बेटा, वो नंबर आपका 2 से एंड होगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 से एंड होगा? बेटा थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अगर आप n को 1 पुट करते हो यहाँ पे इक्वेशन 1 में, तो 2 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 5 होगा, 6 की पावर 1 6, 5 प्लस 6 11। 11 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22। दैट मीन्स आपका एंड विद डिजिट क्या आया? आखिरी अक्षर 2। भाई यूनिट प्लेस आपका 2 आया ना। अब आप पुट करो n इज इक्वल टू 2, पावर n की जगह पे 2 पुट करो। 2 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, 2 को आप बाहर रखो, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36, 25 प्लस 36 मेरा 61 बना। ठीक है बेटा, 61 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 122, इसका भी आपका यूनिट प्लेस क्या आया? एंड ऑफ द एंड डिजिट 2 आया, आखिरी अक्षर 2 आया, एंड विद डिजिट 2 आया। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, वो क्या आना है? आपका 2 आना है। बट अगर आप देखो 5 की पावर n, आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है? 5 की पावर n आप कुछ भी ले लो वो हमेशा 5 आएगा। सेम 6 की पावर n हमेशा एंड्स विद 6, ऑलवेज एंड विद 6। सो 5 प्लस 6, अगर आप यहाँ पे 5 की पावर n के प्लेस पे 5 पुट कर दो एंड 6 की पावर n के प्लेस पे 6 पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11, दैट मीन्स 22। इसमें भी आपका 2 आ रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर किसी वैल्यू को अगर आप 1 को किसी वैल्यू का ऐड करने पे 11 आ रहा है, यूनिट प्लेस 1 आ रहा है, और उस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 ही आएगा। बिकॉज 5 और 6 की अगर आप कुछ भी पावर लेते हो तो उसका यूनिट प्लेस, पावर लेके ऐड करते हो तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 1 आएगा, और 1 को आप जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका यूनिट प्लेस वही वैल्यू आएगी। अगर ये यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता आपका? 3। बिकॉज यहाँ पे 5 प्लस 6 11 होता, यूनिट डिजिट आपका 1 बन गया, और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 3 बन जाएगा ना यहाँ पे। तो आपने फोकस किस पे करना है? पहली बात कि आपका किस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, एंड सेकंड बात कि आपकी जो अंदर टर्म्स है उसमें n के प्लेस पे आप पुट कर रहे हो तो आपको क्या सोल्यूशन मिल रहा है। अब ये रूल है जो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट रूल क्या कहता है? HCF डिवाइड LCM कंप्लीटली, कि किसी भी वैल्यू का जो HCF निकालेंगे ना वो LCM को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। एंड सेकेंड रूल कहता है HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। जो HCF होगा ना किन्हीं 2 वैल्यू का या 3 वैल्यू का, वो LCM का फैक्टर होगा, दैट मीन्स उसका एक पार्ट होगा। ठीक है बेटा, अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ। आपने 20 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड 32 का। 20 के फैक्टर्स आपके आए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, एंड यहाँ मैंने लिखा 2 मेरा 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। अब मैं सबसे पहले HCF फाइंड करती हूँ। HCF में हमें क्या करना है? 2 की स्मॉल पावर लेनी है, दैट मीन्स 2 की पावर 2 ली दोनों में से, एंड इन दोनों में 5 की पावर 0 स्मॉल है, तो 5 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है बेटा, दैट मीन्स 2 की पावर 4 मेरा HCF आ गया। अब बात आती है LCM की। LCM में हम क्या लेते हैं? जो पावर बड़ी होती है वो लेते हैं हम। 2 की पावर 5 लेंगे हम, एंड 5 की पावर दोनों में से बड़ी कौन सी है? 5 की पावर 1। 2 की पावर 5 मेरा 32 है, 32 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 160। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं इन दोनों रूल्स को, नोट जो नोट मैंने आपको लिखवाए। पहला नोट कहता है HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। LCM क्या है? 160। 160 को HCF डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा पूरा पूरा, बिल्कुल कर रहा है बेटा। 160 को 4 जा 16 एंड 0, 40 पे पूरा पूरा डिवाइड कर दे रहा है, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा इसमें। अब 4 जो है, सेकंड रूल क्या कहता है? HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM। 4 मेरा HCF है, जो कि किसका फैक्टर है? 160 का फैक्टर है। अगर आप 160 के प्राइम फैक्टर करोगे ना बेटा तो 4 उसमें जरूर आएगा।
ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। एक किसी दो नंबर का एलसीएम जो है वो 2400 है, एंड द फॉलोइंग कैन बी देयर एचसीएफ, और इनमें से कौन सी वैल्यू उसका एचसीएफ हो सकती है। तो अभी अभी मैंने एक रूल बताया कि अगर कोई वैल्यू एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देगी तो वो क्या होगा, उसका एचसीएफ ही होता है। मैं तीनों को डिवाइड करके देख लेती हूँ, जो वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड कर देगी वो उसका एचसीएफ होगी। जब मैं 500 से 2400 को डिवाइड करूंगी तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट एचसीएफ ऑफ 2400, इसका एचसीएफ नहीं है। अब मैंने 4 से किया, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 6 पे, तो 400 जो है वो इस वैल्यू का एचसीएफ है। बट जरूरी नहीं है कि एक ही हो सकता है दूसरा भी हो। अब मैं 7 से करके देखती हूँ, 7 से भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स बी पार्ट इज द आंसर, बिकॉज 400 जो है वो 2400 को पूरा पूरा भाग देता है, क्योंकि रूल कहता है एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, कि एलसीएम को एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। सो इन दो नोट्स को, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस में इनका यूज है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा प्राइम एंड को प्राइम के बारे में। कई बच्चों को लगता है कि प्राइम एंड को प्राइम सेम बात है। प्राइम एंड को प्राइम अलग अलग चीजें जो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं को प्राइम से, प्राइम और को प्राइम से रिलेटेड। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि प्राइम और को प्राइम होता क्या बेटा। अब मैंने दो वैल्यू ले ली, एक 9 एंड 16, और मैंने इनके फैक्टर्स किए। 9 को 1 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एंड 9 डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 9 के 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने 16 के फैक्टर लिए 1, 2, 4, 8, 16। अब इन तीनों फैक्टर में, इन पांचों फैक्टर में 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स में कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है 1 को छोड़ के। कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है, 1 को छोड़ के कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 भी नहीं है, इसमें 16 है, इसमें 16 भी नहीं है। दैट मीन्स ऐसी दो वैल्यू जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने वो आपकी को प्राइम बन जाएंगे। क्या होंगे? इफ कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 को छोड़ के, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे 6 और 11 के अगर आप फैक्टर करोगे तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा फैक्टर्स में, 5 और 2, 8 एंड 15। ठीक है बेटा, ये होते हैं को प्राइम। क्या होते हैं बेटा? को प्राइम। अब बात आती है खाली प्राइम की। अगर हम बात करें, प्राइम नंबर वो होता है विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। जैसे नंबर 3 है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या तो ये खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम होता है बेटा। बट अगर बात आ जाए 3 एंड 5, दोनों में को प्राइम, तो दोनों को प्राइम है, बिकॉज 3 और 5 दोनों के फैक्टर एक दूसरे से मैच नहीं करते। एक 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन होगा, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब बात आती है, पहला नोट क्या कहता है, टू प्राइम नंबर, कि अगर हम 2 प्राइम नंबर ले, इज ऑलवेज को प्राइम, तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। हाँ भाई बिल्कुल, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना वो एक दूसरे के को प्राइम होंगे। अब मैंने एक एग्जांपल लेके देखा, 3 और 5, मैंने 2 कोई प्राइम नंबर ले लिए। ठीक है बेटा, 3 और 5, और मैंने 3 के फैक्टर किए 1 और 3, 5 के फैक्टर किए 1 और 5, तो इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 5 और 3 क्या हो गए? को प्राइम्स नंबर हो गए। क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है बेटा, अब बात आती है, बट एक को प्राइम कैन बी प्राइम और कैन नॉट बी प्राइम। बट अगर हम कोई को प्राइम वैल्यू ले लें तो वो प्राइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब वो भी एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। हम यही सेम एग्जाम्पल उठा लेते हैं बेटा, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है भाई। 9 आपका प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? 9 1 से भी डिवाइड हो रहा है,
खुद से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए वो प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकता, वो तो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। लिखा भी हुआ है, बट दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, दिस इज ए कंपोजिट नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 9 तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 16 क्या है? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने 2 को प्राइम नंबर लिए और उन 2 को प्राइम नंबर को हमने क्या बोल दिया कि जरूरी नहीं है कि जितने भी को प्राइम नंबर है वो आपके प्राइम ही हो, वो नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, दोनों केस आप में क्रिएट हो सकते हैं। बट मैंने जो केस डिस्कस किया है वो नहीं हो सकते का किया है, बिकॉज 9 और 16 दो ऐसी कंपोजिट वैल्यू है जो एक दूसरे के को प्राइम है, बट 9 और 16 प्राइम नंबर नहीं है। 9 आपका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं एंड 16 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो 9 ना तो 9 प्राइम नंबर है ना ही आपका 16 प्राइम नंबर है। ये को प्राइम जरूर है 9 एंड 16। को प्राइम इसलिए है क्योंकि दोनों के फैक्टर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के, इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा 1 को छोड़ के, इसलिए इनको हम को प्राइम बोलेंगे। ठीक है बेटा। सो ये 2 रूल आपके क्वेश्चंस में बहुत अप्लाई होंगे। 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम, 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, बट जरूरी नहीं है कि 2 को प्राइम नंबर प्राइम हो, वो प्राइम हो भी सकते हैं एंड कैन नॉट बी प्राइम, वो प्राइम आपके हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। ठीक है बेटा। इन दोनों नोट्स, ये दोनों नोट जो है आपको प्रॉपरली लर्न होने चाहिए, बिकॉज आपके एग्जाम में असर्शन एंड रीजन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर कब होगा? जब आपको हर चीज का डेफिनेशंस पता है, आपको उनका डीपली नॉलेज है। नेक्स्ट नोट क्या कहता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 8 टू द पावर n एंड्स विद, किससे एंड होगा आपका? अब इस टाइप का क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर आपको यही नहीं पता कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इसने क्या लिखा है? इवन प्राइम नंबर। सो आप क्या पुट करोगे n के प्लेस पे? 2, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन 1 मानो एंड n के प्लेस पे 2 पुट कर दो। 2 ब्रैकेट स्टार्ट 7 टू द पावर 2 प्लस 8 टू द पावर 2, 7 की पावर 2 आपकी 49 एंड 8 की पावर 2 64। आपने दोनों को ऐड किया 113, देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 226 आ गया। तो 6 आपका जो है एंड विद डिजिट 6 है, दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे आपका 6 है। और यही पूछा गया है कि एंड विद क्या है, किससे एंड होता है ये। तो बट अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ओनली इवन प्राइम नंबर होता क्या है या इवन प्राइम नंबर होता क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ है। बट आपने अगर अपना बेसिक क्लियर कर लिया, आपको पता है कि 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है और कोई नहीं है, तो आपके लिए क्वेश्चन 2 मिनट का है। सो ये नोट आपने ध्यान रखना है, इस नोट के बेस पे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। क्लास रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। बेटा एक आपको स्पोर्ट फील्ड दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और सर्कुलर पाथ का है, दैट मीन्स वो गोल है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन राउंड ऑफ द फील्ड वाइल सोनिया इस सर्कुलर पाथ का जो चक्कर लगा लेती है वो 18 मिनट में लगा लेती है। एंड रवि टेक 12 मिनट्स, और रवि इस सर्कुलर पाथ का चक्कर 12 मिनट में कवर कर लेता है। फॉर द सेम टाइम सपोज दे टेक बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोनों ने सेम पॉइंट से, मैंने ये एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, यहां से सोनिया ने और रवि ने चक्कर लगाना स्टार्ट किया है सेम पॉइंट पे एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे।
ठीक है, मान लो उन्होंने 6 बजे 6 o'clock पे यहाँ पे राउंड लगाना स्टार्ट किया है, ठीक है, सेम पॉइंट है एंड सेम टाइम है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों इस डायरेक्शन में ऐसे रनिंग कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब कहता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, MIN से मेरा मतलब मिनट्स है, मैंने मिनट्स को MIN फॉर्म से डिनोट किया हुआ है, विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट बाद वो वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे बेटा। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सोनिया ने रन करना शुरू किया, सोनिया यहाँ पे अगर हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं तो सोनिया यहाँ पे हमारी 18 मिनट में पहुंचती है, बट रवि 18 मिनट में इस पॉइंट को क्रॉस करके, स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस करके आगे पहुंच गया होगा, बिकॉज उसने तो ये राउंड 12 मिनट में ही कवर अप कर लिया, ठीक है बेटा। दैट मीन्स रवि जो है वो सोनिया से तेज दौड़ रहा है, इसलिए उसने इस ट्रैक को जल्दी कवर किया। सो एक बात तो आपकी फिक्स है कि जो आपका आंसर आएगा वो 18 या 12 से तो छोटा नहीं आएगा, क्योंकि 18 और 12 मिनट से पहले तो वो एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि बेटा जब सोनिया इस पॉइंट पे पहुंचेगी 18 मिनट में, तो रवि आपका यहाँ पहुंच गया होगा, इस ट्रैक को पार कर चुका होगा, तो 18 और 12 मिनट से पहले तो वो मीट हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। सो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नजर आ रहा हो कि आपका आंसर आपकी गिवन वैल्यू से बड़ा है, दैट मीन्स 18 और 12 से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वहां उस केस में आपको एलसीएम निकालना है, HCF नहीं निकालना। HCF का केस खत्म हो जाता है उस टाइम पे। सो अब हमने इसका HCF निकालेंगे। हमने 18 का HCF निकाला एंड 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए एंड 12 के, तो 18 में 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर मेरी 2 आ गई। सेम मैंने 12 के फैक्टराइजेशन किए, तो 2 की पावर 2, बिकॉज 2 मेरा 2 टाइम्स एंड 3 की पावर 1, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, बड़ी पावर होती है, वो लेते हैं। दोनों में 2 की पावर 2 बड़ा है बेटा, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा। नाउ 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मेरा बड़ा है, मैंने यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई किया। 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वो कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट बाद मीट करेंगे। अब कैसे मीट करेंगे? देखो बेटा, अगर मैं देखती हूं कि ये 36 जो है वो मेरा एलसीएम है, तो दोनों से वैल्यू से डिवाइड होगा। जब मैं 18 से डिवाइड करूंगी तो सोनिया उस टाइम सेकंड चक्कर लगा के यहां पहुंची होगी, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। बट जब मैं 36 को 12 से डिवाइड करती हूं तो 3 आता है मेरा। दैट मीन्स रवि सोनिया से इतना फास्ट है कि जब सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होती है इस सर्कल के, तो 2 चक्कर लगा चुकी होती है, तो रवि जो है वो थर्ड राउंड में यहां पे उससे मिलता है। दैट मीन्स सोनिया का सेकेंड राउंड एंड रवि का थर्ड राउंड जब कंप्लीट होगा तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे अगेन मीट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। फर्स्ट आपको अगर ये दे दिया जाए कि वो 6 AM पे उन्होंने रनिंग करनी स्टार्ट की है, तो अब वो कितने मिनट्स बाद एक दूसरे से मिलेंगे? बेटा वो हर 36 मिनट बाद एक दूसरे से मीट करेंगे। सेकेंड टाइम वो कब मिलेंगे? देखो बेटा, फर्स्ट टाइम वो मिले 36 मिनट पे, सेकेंड टाइम वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? भाई 36 में 36 और ऐड कर लो, उतने मिनट बाद मिलेंगे। अब पूछता है थर्ड टाइम कितनी बार मिलेंगे? भाई 3 टाइम्स आप 36 ऐड कर लोगे तो वो थर्ड टाइम का आपको मिल जाएगा मिनट के कितने मिनट्स बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि गिवन वैल्यू से अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है तो आप एलसीएम निकालोगे, और अगर गिवन वैल्यू से आंसर छोटा आ रहा है तो आप HCF निकालोगे। इन 2 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कंफ्यूजन क्रिएट तब होता है जब आप उस क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब आंसर आपका गिवन वैल्यू से बड़ा हो तो आपने एलसीएम निकालना है, एंड अगर गिवन वैल्यू से छोटा आंसर आपको नजर आ रहा है तो उस केस में आप HCF निकालोगे। एक और क्वेश्चन के जरिए
हम समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ किस टाइप से निकालते हैं क्वेश्चंस में। सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, आपको एक सेमिनार गिवन है जिसके अंदर कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट्स है। दैट मीन्स इंग्लिश, हिंदी के 60 स्टूडेंट्स हैं एंड इंग्लिश के आपको 84 गिवन है एंड मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट है। कहता है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, लिए जाएंगे इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो, कि बराबर बराबर बच्चे हो सेम नंबर रूम में, आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन सेम सब्जेक्ट, और सभी एक ही सब्जेक्ट के हो। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो अब आपको सीधी सी बात है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि 60, 84 एंड 108, बेटा हिंदी को पार्टिसिपेट करने वाले 60 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में 84 एंड मैथमेटिक्स में 108। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कम से कम कितने रूम्स चाहिएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कि मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसके 60, ये 60 पार्टिसिपेंट है, ये 84 है, ये 108। दैट मीन्स आपका जो रूम्स जो चाहिए होंगे वो या तो 60 या 84 या 108, इससे ज्यादा तो आपको रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। दैट मीन्स आपके जो रूम की वैल्यू आएगी वो बेटा इनमें से किसी के बीच में आएगी। दैट मीन्स 108 से ऊपर तो नहीं जाने वाली वो वैल्यू, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ही आपके 108 है। सो आपको क्वेश्चन रीड करके पता चल रहा है कि इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका इन वैल्यू में से कोई से नीचे ही आएगा, इन वैल्यू से ऊपर नहीं आएगा, 108 से ऊपर नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। मैंने बताया कि अगर आपका आंसर गिवन वैल्यू से अबाउ ज्यादा का नजर आ रहा है तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे। बट आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछा है कि कम से कम कितने रूम ले। बेटा 108 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 108 के लिए 108 से तो ज्यादा रूम लेने की जरूरत नहीं है ना, आप उससे कम ले सकते हो। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि आपने एचसीएफ निकालना है। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 60 का, देन 84 का, देन 108 का। जब 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1 एंड 7 की पावर 0 का मतलब होता है, मैंने 1 लिखा है बेटा, 7 की पावर 0 1 होती है, कुछ नहीं होता है। सेम मैंने 84 को क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 क्यों लिखा, ताकि जब हम एचसीएफ निकालें तो कोई गलती ना करें। ठीक है, एंड 7 की पावर 1, सेम मैंने 108 का 2 की पावर 2, 3 की पावर मेरी 3 आ रही है, 5 और 7 तो मेरा है ही नहीं, तो मैंने 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है हम उसमें 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम 108 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। हमने 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि जब हम उसका एचसीएफ निकालें तो हमसे कोई गलती ना हो, बिकॉज हमें एचसीएफ में क्या निकालना होता है, मिनिमम पावर लेनी होती है। 2 की मिनिमम पावर क्या है बेटा, तीनों पावर सेम है तो 2 की पावर 2 ही होगा। 3 की मिनिमम पावर क्या है, 3 की पावर 1 मिनिमम पावर है। ठीक है, 5 की पावर मिनिमम कौन सी है, छोटी पावर, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। ऐसे 7 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5 की पावर 1 तो छोटी हो नहीं सकती, 5 की पावर 0 स्मॉल होगी, तो मैंने 7 की पावर 0 स्मॉल होगी तो मैंने 7 की पावर 0 लिया। 5 की पावर 0 एंड 7 की पावर 0 दोनों मेरा 1 होता है। 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा 12 आ गया। दैट मीन्स 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन मेरा जब हम पार्टिसिपेंट्स दिए हुए हैं तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपका पार्टिसिपेंट्स में निकल के आएगा कि ये जो 12 जो आपको मिला है
12 जो आपको मिला है वो आपका एक रूम के अंदर, ईच रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेट कैन बी सीटेड, कि एक रूम के अंदर 12 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, 12 पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। बट क्वेश्चन कहता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालना है कि हर ईच सब्जेक्ट के कितने कितने बच्चे। तो मैं अगर हिंदी के स्टूडेंट है 60 में से को मैं 12 से डिवाइड करती हूँ, दैट मीन्स 5 बच्चे मेरे हिंदी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एक रूम में बैठे हैं। एंड इंग्लिश के मेरे 7 स्टूडेंट्स आए एंड मैथमेटिक्स के मेरे 9, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूं तो मेरे को वैल्यू पता चल रही है। अब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिएंगे बेटा? हिंदी के लिए मुझे 5 रूम चाहिएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मुझे 7 रूम्स चाहिएंगे क्योंकि 7 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड मैथमेटिक्स के लिए मुझे 9 रूम्स चाहिएंगे बिकॉज मैथमेटिक्स के 9 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट मीन्स मुझे 21 रूम टोटल चाहिएंगे जिनमें मेरे ये स्टूडेंट बैठ सके, ठीक है बेटा। 21 मेरे को रूम्स चाहिएंगे जिसमें 5 हिंदी के, 7 इंग्लिश के एंड 9 स्टूडेंट्स आपके मैथमेटिक्स के हैं। आपको 21 रूम की जरूरत होगी। एंड अगर आपको पूछा जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स रूम में बैठे हैं, तो अगर आप टोटल वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो आपको 200, इन सबका सम होगा 252। और जब 252 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो सेम आपकी वैल्यू निकल के आएगी, सेम रूम्स निकल के आएंगे कि आपको 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट है। आपको समझ में आया? आपने बस ध्यान रखना है कि गिवन डेटा से अगर स्मॉल आपका आंसर निकल के आ रहा है उस केस में आप एचसीएफ करोगे। अगर गिवन डेटा से बड़ा आपको आंसर नजर आ रहा है तो उस केस में आप एलसीएम करोगे। आपने सिर्फ डेटा ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप पार्टिसिपेंट का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हो तो जो आंसर निकल के आएंगे वो आपके पार्टिसिपेंट होंगे। बच्चे यहाँ पे रूम लिख के आ जाते हैं, 12 रूम्स। रूम कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे तो पार्टिसिपेंट कह रहे हो, आपने इनके सोल्यूशन को आपने रूम्स बना दिया। रूम्स नहीं होगा बेटा, ये जो 12 है वो पार्टिसिपेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं जो आपके सेमिनार में हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड गिवन है आपको जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। दैट मीन्स ये आपका कोर्टयार्ड है। आपका 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। पहले तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 100, 1800 सेंटीमीटर आ गया। इसमें हम 72 ऐड कर देंगे तो 1872 आपकी लेंथ आ गई है। ब्रॉड मीन्स ब्रेड्थ, विड्थ इज द सेम थिंग। 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 13 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1300 प्लस 20 सेंटीमीटर, मैंने ऐड किया 1320 सेंटीमीटर मेरी इस कोर्ट यार्ड की लेंथ एंड ब्रेड्थ आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है इट इज टू बी पेव्ड विद ए स्क्वायर टाइल। इसमें मैंने स्क्वायर टाइल्स लगाई ऑफ सेम साइज, और जितनी भी टाइल्स हैं वो सारी सेम साइज की हैं, ठीक है बेटा। फाइंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। हमें बताना है कि कम से कम मिनिमम कितनी टाइल्स लगनी है इस कोर्टयार्ड में। लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है बेटा। अगर आप कोर्टयार्ड के एरिया को एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल, कम से कम जितनी टाइल लगनी है उतना आपको पता लग चले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एचसीएफ निकालोगे दोनों वैल्यूज का, इनका और इनका, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों का। अब आप एचसीएफ ही आपने क्यों निकाला? एचसीएफ आपने क्यों निकाला दोनों का? एचसीएफ के पीछे लॉजिक ये है बेटा, जब भी आपको, बिकॉज आपको ये तो अंडरस्टूड है कि जो टाइल होगी वो गिवन एरिया से आपकी बड़ी नहीं होगी। दैट मीन्स टाइल का साइज इनसे छोटा होगा। जब भी कोई चीज ऐसी हो जिसमें
आपको एरिया बड़ा दिया गया हो एंड उसके अंदर लगाई जाने वाली ऑब्जेक्ट आपका या टाइल्स हो या कोई और चीज हो वो स्मॉल हो, तो उस केस में आप ऑलवेज HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, मैंने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दोनों को सॉल्व किया। देन मैंने 1872 में 2 जो है मेरा 5 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 5 लिखा। 3 की पावर 3 की पावर इज 2। 3 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2 एंड 5 मेरा नहीं आ रहा, 5 मेरा यहां आ रहा है। जस्ट मैंने इसको 5 की कमी को पूरा करने के लिए 5 की पावर 0 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 5 की पावर 0 आपका 1 के इक्वल है एंड 11 की पावर 0 बिकॉज यहाँ 11 है, इसलिए मैंने इसको 11 की पावर 0 मीन्स 1, मैं 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1872 में 1 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना एंड मल्टीप्लाई बाई 13 की पावर 1। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही मैंने सेकेंड के फैक्टर्स किए। 2 की पावर 3 बिकॉज 2 मेरा 3 टाइम्स आ रहा है एंड 3 की पावर 1, 3 मेरा 1 टाइम्स आ रहा है, 5 मेरा 1 टाइम आ रहा है, उसके बाद 11 मेरा 1 टाइम आ रहा है, 13 मेरा है ही नहीं इसमें, तो जो नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे, उसकी पावर 0। उसकी पावर 0 का मतलब है, किसी की भी पावर 0 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारे वैल्यू पे सेम रहनी है। HCF का मतलब होता है बेटा मिनिमम पावर लेंगे हम, हाईएस्ट पावर नहीं लेनी है हमने। दोनों में 2 की कौन सी पावर छोटी है, 2 की पावर 3। दोनों में 3 की कौन सी पावर स्मॉल है, 3 की पावर 1। 5 में से दोनों में से कौन सी पावर स्मॉल है, 5 की पावर 0। 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 0 स्मॉल है बेटा। 13 की पावर 1, 13 की पावर 0, 13 की पावर 0 लेंगे बिकॉज हमें क्या लेना है, स्मॉल पावर वाली वैल्यूज लेनी है। जब आप 5 की पावर 0 करोगे तो 1 बन जाएगा, 11 की पावर 0 मेरा 1 बन गया, 13 की पावर 0 मेरा 1 बन गया, 2 की पावर 3 मेरा 8 एंड 3 की पावर 1 मेरा 3। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपको HCF मिल गया 24। दैट मीन्स मेरी जो टाइल निकल के आई है, जो इन दोनों में कॉमन पार्ट है, ठीक है बेटा, लेंथ और ब्रेड्थ में जो कॉमन पार्ट है वो मेरा 24 है। ठीक है बेटा, दैट मीन्स वो एक साइड मेरी 24 सेंटीमीटर की है। जब आपकी एक साइड 24 सेंटीमीटर की है टाइल की, तो आप टाइल का एरिया निकाल सकते हो बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है जो टाइल है वो स्क्वायर टाइल है, तो आप स्क्वायर टाइल का एरिया निकालोगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 24 बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये टाइल में है, इसका एक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया, एक कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया एंड मैंने इस टाइल का एरिया मुझे मिल जाएगा, इससे 576 मेरा आ गया। अगर मैं एरिया ऑफ कोर्टयार्ड को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी टोटल कितनी टाइल्स लगनी है इस कोर्टयार्ड को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, मैंने एरिया ऑफ कोर्टयार्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल, आफ्टर डिवाइड करने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा 4290। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टाइल्स होंगी उसमें हमें HCF निकालना है बिकॉज जो टाइल्स का एरिया होगा वो कॉमन होगा, दोनों लेंथ और ब्रेड्थ का कॉमन पार्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, उसके बाद अब अगर आप टाइल के एरिया को कोर्टयार्ड के टाइल का एरिया जो है वो कोर्टयार्ड के एरिया को डिवाइड कर देगा, आपको टाइल्स पता लग जाएंगे कि कितने टाइल्स इस कोर्टयार्ड में आपकी लगेंगी। क्वेश्चन कहता है इन ए स्कूल देर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल के अंदर बेटा 2 सेक्शन है, 10th क्लास के सेक्शन A एंड सेक्शन B एंड देर आर 32 स्टूडेंट्स फॉर सेक्शन A। सेक्शन A में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन B में आपके 36 स्टूडेंट है। डिटरमाइन मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर, कि कितनी कम से कम किताबें चाहिएंगी फॉर
देयर क्लास की लाइब्रेरी से, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि उनको बांटा जा सके इक्वली अमंग स्टूडेंट्स फॉर सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए और बी के बच्चों में किताबों को बराबर बांटा जा सके, कि कम से कम मैं कितनी किताबें लाऊं लाइब्रेरी से कि दोनों सेक्शन के बच्चों को मैं बराबर बराबर दे सकूं। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में एचसीएफ निकलना है कि एलसीएम निकलना है, वो एक बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपके गिवन डेटा दैट मीन्स आपकी स्टूडेंट की संख्या 32 एंड 36, अगर उससे ज्यादा आपको आंसर आता नजर आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे आप एलसीएम निकालोगे। बेटा अगर आप 32 किताबें लोगे लाइब्रेरी से, तो आप उसको दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें 32 स्टूडेंट है, यहाँ पे 36 स्टूडेंट है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड अगर आप मान लो आपने 36 बुक्स ले ली लाइब्रेरी से, तो भी आप 32 स्टूडेंट्स ए सेक्शन में है, दूसरे में 36 है, तो भी आप उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये बात अंडरस्टूड है कि आप जो किताबें लोगे वो आपकी 32 और 36 से ज्यादा होंगी। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो 32 या 36 से ज्यादा होगा। तो मैंने क्या कहा, जहां भी आपका आंसर आपको गिवन डेटा से ज्यादा नजर आता है, आपने उस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। आंख बंद करके आपने उस क्वेश्चन में सीधा एलसीएम निकाल देना है बेटा। बट जिस क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा से कम आपका रिजल्ट मिल रहा हो, आंसर आपका गिवन डेटा से कम में आपका आ रहा हो, वहां आपने एचसीएफ निकालना है। बट आप ना तो 32 बुक्स को दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना ही 36। दैट मीन्स आपको 32 और 36 से ज्यादा किताबें लेनी पड़ेंगी। जितने स्टूडेंट हैं उनसे ज्यादा किताबें लोगे, तभी तो आप हर एक स्टूडेंट्स को बुक्स दे पाओगे इक्वली। सो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 32 का, सेम मैंने 36 का, 2 की पावर 5 एंड 3 मेरा यहां है ही नहीं, तो मैंने 3 की पावर 0 लिखा। सेम 36, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। एलसीएम मतलब होता है बेटा हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। एलसीएम में क्या करेंगे, बड़ी वाली पावर लेंगे। ठीक है बेटा, दोनों में से जो पावर आपकी बड़ी है आपने वही लिखनी है यहाँ नीचे। दोनों में कौन सी पावर बड़ी है, 3 की पावर 2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 288 बुक्स हैं, मतलब आपको 288 बुक ऐसी लेनी है लोगे जो आप दोनों सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्वली मिलेंगी वो। ठीक है बेटा, आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके गिवन डेटा से कम में आपका आंसर ज्यादा में आपका आंसर आ रहा है, तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे। अगर गिवन डेटा से कम में आपका आंसर आ रहा है तो उस केस में आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की 1.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। बेटा सबसे पहले अगर आपको रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिए, उसमें आपको रैशनल इर्रेशनल और चैप्टर का जितना भी बेसिक है सब आपको समझाया गया है। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेटा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टरी केस है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब किसी चीज को कुछ और मानकर और उसको गलत साबित कर दिया जाए। ठीक है बेटा, हमने माना इफ पॉसिबल लेट √5 इज रैशनल। मैंने मान लिया कि √5 मेरा रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, इन नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर a/b की फॉर्म में हो और b आपका 0 ना हो एंड ये a और b को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है बेटा a और b ऐसे डिजिट है, ऐसी वैल्यू है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स उनको कोई भी कॉमन ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे हम 3 और 7 ले लें, 3 को
3 ही डिवाइड कर सकता है या 1 ही, 7 को 7 ही डिवाइड कर सकता है या 1 ही। कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में, कोई भी कॉमन ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को भाग दे सके बेटा, जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो उसको हम बोलते हैं कोप्राइम। सो हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी केस लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया कि √5 इज रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो मेरा रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी a/b, तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। एंड a एंड b आर कोप्राइम, और ये जो a और b होंगे ये कोप्राइम होंगे। दैट मीन्स इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन ऐसा अक्षर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को सेम अक्षर डिवाइड कर सके, सेम वैल्यू डिवाइड कर सके। ठीक है बेटा। एंड आपका b 0 के इक्वल नहीं होगा, ये कंडीशन होती है बेटा जब कोई वैल्यू रैशनल नंबर होती है। ठीक है। तो मैंने √5 को इज इक्वल टू कर दिया a/b के, बिकॉज ये रैशनल नंबर है तो a/b लिख सकते हैं हम, कि a/b की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन होती है कि उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 इज इक्वल टू a/b, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, मैंने इधर √5 का भी स्क्वायर किया एंड a/b का भी स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर किया तो मेरा रूट से अंडर रूट से पावर 2 कैंसिल हो गया, मेरा 5 आ गया। एंड a का स्क्वायर a², b का b²। ठीक है। जब हम इस b को इज इक्वल टू क्रॉस कराएंगे तो इधर डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। बेटा जब भी कोई वैल्यू इज इक्वल टू क्रॉस करती है तो वो नीचे होती है तो वो ऊपर लिखी जाती है, एंड अगर वो ऊपर होती है तो उसको हम नीचे लिखेंगे जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा। सो मैंने b को 5 के साथ लिखा नेक्स्ट स्टेप में, 5b² इज इक्वल टू a²। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ जहां पे भी हमारी a² की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है। नाउ हमें b को यहीं रखना है, b² को। ये 5 हमारा ऊपर है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में है। जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, a²/5। बेटा ये रूल होते हैं मैथमेटिक्स के छोटे छोटे, जो आपको ध्यान रखने हैं। ये मैथमेटिक्स का बेसिक है, अगर इनका ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b² इज इक्वल टू a²/5 आ गया मेरा। दैट मीन्स ये 5 जो है ना बेटा वो a² को डिवाइड कर रहा है। a कोई ऐसी वैल्यू है जिसको ये 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है। जब a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। मान लो यहाँ a के प्लेस पे, a² के प्लेस पे 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है ना बेटा, तो 5 को भी तो करेगा। यही मैंने कहा है कि 5 डिवाइड्स a², कि 5 जो है अगर a² को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद आपने यहाँ आना है। अब हम यहाँ पे जो भी चीज आपको 5 दे रखी है, वैल्यू कुछ भी दे रखी है, हमने क्या करना है, a को 5c मान लिया फॉर सम इंटीजर c कोई हमारा कोई इंटीजर है। अब आप कहोगे 5 ही क्यों माना, 2c क्यों नहीं माना, 3c क्यों नहीं माना। बेटा जो वैल्यू आपकी गिवन है ना, आपने वही वैल्यू माननी है, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगा। अगर आपने कुछ और वैल्यू मानी तो कॉन्ट्राडिक्टरी केस आप प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको 5 गिवन है तो यहाँ 5 मानोगे, 11 गिवन है तो आप यहाँ 11 मानोगे, 7 गिवन है तो आप यहाँ 7 मानोगे, 3 गिवन है तो आप यहाँ पे 3 मानोगे कि a इज इक्वल टू 3c। ठीक है बेटा। बट यहाँ 5 है तो हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ से मेरा सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ तक मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, और इसको याद रखने के लिए आप इसको सेकेंड स्टेप नाम दे दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब ये जो a की वैल्यू मैंने मानी है, लेट करना मतलब बेटा अपने आप से कोई चीज को मान लेना कि मान लो ऐसा है। ठीक है। a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है बेटा मेरी, 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है। 5b² को एज इट इज रहने दो, a² की जगह पे मैंने सीधा 5c पुट कर दिया, 5c का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² आ गया। ठीक है बेटा। यहां से मैं क्या करूंगी, इस 25 को इसके नीचे ले जाऊंगी, बिकॉज मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, c² की वैल्यू चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ मेरा 5 के नीचे 25 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। दैट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन 5 कि बी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड करता है। यहाँ पे मैंने ये बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 सिलेक्ट किया था कि बी कोई ऐसी वैल्यू है बेटा जिसको 5 डिवाइड करता है, तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा। सेम 25 वाला एग्जाम्पल ले लो, बी मान लो आपका 25 है, ठीक है, या फिर आप कोई और वैल्यू ले लो, 15 का स्क्वायर ले लो। 15 का स्क्वायर को अगर यहाँ रखोगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा। दैट मीन्स अगर 5 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा बेटा, ठीक है। हमने एक बात प्रूव कर दी कि मेरा 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, पर ऊपर हम क्या कह रहे थे कि ए और बी तो ऐसे डिजिट है जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई वैल्यू इनको डिवाइड कर ही नहीं सकती। पर यहाँ मैंने बोला ए को 5 डिवाइड कर रहा है और यहाँ मैंने बोला बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मैंने जो ये बात कही थी वो मेरी गलत प्रूफ हो गई। मैंने जो बात यहाँ लेट की थी, माना था, वो गलत प्रूफ हो गया। मैंने तो ये बोला था कि यहाँ पे ए और बी मेरा को प्राइम है, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। को प्राइम की डेफिनेशन नहीं आती तो बेटा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो वैल्यूज जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। बट यहाँ पे तो 5 आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ए कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड कर रहा है एंड बी भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी। तो 5 जो है ऐसा कॉमन फैक्टर है जो ए को और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों के बीच में आता है, दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। मैंने जो माना था ए एंड बी आर को प्राइम, वो बात गलत साबित हो गई। ये तो को प्राइम है ही नहीं, 5 डिवाइड कर रहा है तो को प्राइम कैसे हो सकते हैं। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो लिखी हुई बात है वो गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कोई चीज हम माने और उसको गलत प्रूव कर दें, ठीक है। मैंने ये कंडीशन मानी थी रैशनल नंबर की, बट ये रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा नहीं करता, तो ये क्या है भाई, जो रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो इरेशनल नंबर ही तो होगा। सो दैट रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। इसने लिखा था कॉन्ट्राडिक्शन, रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है कि रूट 5 रैशनल नंबर है। इसको गलत मत पढ़ लेना बेटा, यहां से ये लाइन यहां तक है। इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये बात गलत है कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इट इज इरेशनल नंबर। रूट 5 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है। अब आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी जगह 7 मिलेगा, किसी जगह आपको 11 मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अलग अलग वैल्यू के ऊपर रूट दिया जाएगा। कई बार यहाँ पे आपको रूट पी भी दे सकता है कि रूट पी इज इरेशनल नंबर। आप उसमें यहाँ पे p मान लोगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये मेथड हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा, चाहे यहाँ पे 3 गिवन हो, चाहे यहाँ पे 7 गिवन हो, चाहे आपको रूट 11 गिवन हो। आपने यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 गिवन है तो आप 3 सिलेक्ट कर लोगे, 7 गिवन है तो यहाँ पे 7 सिलेक्ट कर लोगे, 11 गिवन है तो आप 11 सिलेक्ट कर लोगे, p गिवन है तो आप p सिलेक्ट कर लोगे, क्यू गिवन है तो आप क्यू। दैट मीन्स आपने अगर क्वेश्चन का तरीका समझ लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, बस आपने ध्यान रखना है कि आपने लेट क्या करना है एंड रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्या उसने बोला है कि को प्राइम क्या होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है। बचे हुए प्रैक्टिस करना एंड कमेंट में मुझे बताना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे शेयर करना। बेटा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, जिसको अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है।
सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है। हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एज्यूम करके और उसको गलत प्रूव करके सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने इस नंबर को मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये वैल्यू रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या होंगे बेटा? कोप्राइम होंगे ना। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि ये जो a और b की वैल्यू होगी वो कोप्राइम होगी, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर की, रैशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, जो आप हर एक केस में आप यूज करोगे। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 2√5 को इधर ही रखा, इस 3 को मैंने इज इक्वल टू क्रॉस करा दिया। अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, -3। ठीक है, हमें √5 को इधर रखना है, √2 इधर इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, बट इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब इस 1/2 की हम a/b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 की 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 की a/b से करेंगे तो a/2 भी आ गया, बिकॉज ये कॉमन है बेटा, कॉमन मतलब जो दोनों का है। ठीक है, ऐसे ही 1/2 की 3 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, बिकॉज 3 की 1 से होगी और 3 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमें a एंड b, हमारे जो a और b है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट आपको ये टर्म दिखने में कैसी नज़र आ रही बेटा? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि a/b की फॉर्म में है, b आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। और जब कोई रैशनल नंबर के इक्वल में कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को भी हम क्या कह देते हैं? रैशनल नंबर कह देते हैं ना। जब ये पार्ट आपका रैशनल है और मैं कह रही हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, इक्वल टू का साइन है ना बेटा बीच में, तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम इस वाले पार्ट को भी क्या कह देंगे कि √5 इज ए रैशनल नंबर, कि √5 भी रैशनल नंबर है। अरे भाई, जब ये रैशनल नंबर है आपका तो √5 भी रैशनल नंबर होगा ना। ठीक है, सो बट हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूव करके आए हैं कि √5 क्या है? रैशनल नहीं है, ये कि रैशनल नंबर है। सो दैट आवर कंजप्शन इज इनकरेक्ट, एजम्पशन, सॉरी। सो जो हमने अजम किया था, अपने आप में माना था, लेट किया था, एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो बात इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, वो बात गलत है। बिकॉज हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि √5 जो है, √5 को हम रैशनल कह रहे हैं, बट ये बात मेरी गलत है कि √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है। हमने प्रीवियस पार्ट में भी यही तो पढ़ा है कि √5 मेरा इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल नंबर के साथ आप कुछ भी ऐड करो एंड कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। बट आपको मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, और उस प्रूव को करने के लिए हमें इतनी सब बातों का ध्यान रखना है। हमने सारी कंडीशन अप्लाई करनी है और लास्ट में लिख देना है कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, हमने जो एज्यूम किया है, जो माना है वो हमारा गलत है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट 1/√2 मेरा इरेशनल नंबर है एंड सेकेंड पार्ट है 6 + √2 मेरा इरेशनल नंबर है। सो हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम हम कॉन्ट्राडिक्टरी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस अज्यूम 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, 1/√2 इज रैशनल। हमने फिर से वही 1/√2 को रैशनल मान लिया बेटा। अब हम जब ये रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में होगा एंड a एंड b आर कोप्राइम्स होंगे एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर होते ही तो ये सारी कंडीशन तो फुलफिल करेगा ना, पूरी होगी ना।
मैंने अब क्या किया, 1/√2 को रैशनलाइज कर दिया। दैट मीन्स मैंने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज √2 कैंसिल होके 1 बन जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बट जब मैं √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो √2 आ जाएगा, बट √2 को √2 से करूंगी तो 2 आ गया। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √2 की। मैंने √2 को इधर रखा एंड 1/√2, ये 2 नीचे था, सॉरी √2 नहीं, ये 2 है। इस 2 को जब मैं इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी तो ये यहाँ नीचे है, इधर जाके ये ऊपर a के साथ आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स √2 की जो मेरी वैल्यू आ गई वो इक्वल्स टू 2a/b। दैट मीन्स अब 2a/b क्या है बेटा, a/b की फॉर्म में है एंड a और b हमारे दो इंटीजर्स हैं, b नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2a/b क्या है, रैशनल है। जब ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इसको भी हम रैशनल लिख देंगे, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि ये रैशनल है, इधर वाला राइट हैंड साइड में बेटा ये रैशनल है, तो मेरा √2 भी रैशनल होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज रैशनल से इक्वल होंगे ना, तो मेरा √2 भी रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, पर ये बात गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैंने जो अज्यूम किया है वो गलत है। दैट √2 इज रैशनल नंबर, जो मैंने अज्यूम किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो कॉन्ट्राडिक्ट है, वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 मेरा जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो तो मेरी जो वैल्यू 1/√2 हो गई वो मेरी इरेशनल नंबर होगी बेटा, बिकॉज हमने जब उसको रैशनल माना तो वो बात तो गलत प्रूफ हो गई ना लास्ट में कि वो तो रैशनल है ही नहीं। और जब कोई टर्म रैशनल नहीं होती है तो हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो पढ़ते हैं, द टर्म विच इज नॉट रैशनल। जब ये भाई वैल्यू रैशनल नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल होगी। इरेशनल मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी केस, आप बेटा जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे सारे एज्यूम करके एंड कॉन्ट्राडिक्टरी केस के जरिए ही सॉल्व होंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्राडिक्टरी 6 + √2 इज रैशनल, हमने वही उसको रैशनल माना। ठीक है, जब ये रैशनल है तो a/b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b कोप्राइम होंगे। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर। अच्छा, a और b हमारे इंटीजर भी होंगे, b हमारा 0 के भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा यही कि a/b फॉर्म में होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। ठीक है, तो मैंने 6 + √2 इज इक्वल टू a/b लिखा। अब मैंने इस 6 को इज इक्वल टू क्रॉस कराना है। मैंने कहा था जब भी कोई इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, अगर वो नीचे है दैट मीन्स अगर 6 यहाँ नीचे होता तो यहाँ a के साथ आ जाता। जैसे यहाँ पे 2 नीचे था, बट मैंने जब इसको इज इक्वल टू के इधर लेके आई तो मेरा 2 ऊपर a के साथ आ गया। ठीक है, तो a/b - 6 ये एक रैशनल नंबर आ रहा है, बिकॉज 6 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो दोनों a/b की फॉर्म में है एंड b दोनों में से किसी का भी 0 नहीं है, सो एक रैशनल नंबर है। तो इसके बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ, जब ये मेरी रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल आने वाली वैल्यू भी मेरी रैशनल नंबर होगी। दैट मीन्स √2 भी मेरा रैशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, मैंने √2 को रैशनल कब बोला, जब मैंने इस वैल्यू को देखा कि ये मेरी रैशनल नंबर है और इसके इक्वल जो भी होगी वो भी मेरी रैशनल नंबर होगी। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, पर ये बात गलत है दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, कि √2 रैशनल नंबर है, ये बात गलत है। इट इज ए इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, सो इरेशनल नंबर के साथ कोई भी वैल्यू ऐड हो वो इरेशनल नंबर बन जाती है। 6 + √2 इज
ऑल्सो इरेशनल नंबर। बट हम इस बात को डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि अगर आप इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर बनेगा। हमें मैथमेटिक्स में कुछ बातें प्रूव करनी होती और प्रूव के जरिए ही हमने उसको दिखाना होता है। ठीक है बेटा।